हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 सीटेट का इतिहास। टॉपिक नंबर 1 प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 1, जिसमें मौर्य एवं गुप्त काल से जितने प्रश्न हैं उसको आज हम पढ़ेंगे, व्याख्या के सहित बताते हुए हम चलेंगे, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए, जो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किए वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, ठीक ना। इसका जो सही जवाब बी हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से लगभग 322 ईसा पूर्व में, ठीक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, चाणक्य को कौटिल्य नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ही ने अर्थशास्त्र की रचना की है, ठीक ना। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य और विष्णुगुप्त इसमें है कौटिल्य, ठीक ना। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिका जो ग्रंथ के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। इनका जो सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज, ठीक। मेगस्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, ठीक ना, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इंडिका लिखी है, ठीक ना। मेगस्थनी कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक। यह कब लिखी है? चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासन काल में इन्होंने इंडिका लिखी, ठीक ना, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? तो देखिए, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, देखिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक ना। अब युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 5 है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में है? तो देखिए, जो अशोक के जो अभिलेख है वह किस में, आप लोग बताइए। यह ब्राह्मी लिपि में है, ठीक ना। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। देखिए, जो इनके अधिकांश अभिलेख जो है सब ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन थोड़ा सा कुछ जैसे उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, नहीं तो सब अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किए, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, ठीक ना, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासन की जानकारी देता है? तो देखिए, यह जो देता है, देखिए हरिशेर द्वारा जो रचित यह प्रयाग प्रशस्ति है, यह चंद्रगुप्त की विजय नीति को बताती है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरिशेर द्वारा जो रचित प्रयाग प्रशस्ति जो लिखे है हरिशेर, ठीक ना, यह समुद्रगुप्त की विजय नीति को बताती है, तो इसलिए इनका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 8 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? देखिए, जो उनकी जो सैन्य विजय के कारण इतिहासकार जो थे
व B.S. स्मिथ ने यह उपाधि दी थी, ठीक ना। नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? B.S. स्मिथ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा B.S. स्मिथ, सैन्य विजयों के कारण, ठीक ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो भारत आया यात्री चीन का, वह फाहियान था, ठीक ना। इनका जो सही जवाब हो जाएगा फाहियान। इन्होंने क्या किए थे? गुप्त काल की सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के वर्णन किए आकर के, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण इनको गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक ना। गुप्त काल में कालिदास, आर्यभट्ट, अजंता चित्रकला जैसी उपलब्धि हुई थी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए, समाहर्ता का मतलब होता है जो मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग द्वारा एक प्रमुख अधिकारी था, ठीक ना। समाहर्ता जो है ये राजस्व विभाग में एक प्रमुख अधिकारी था जो कर को वसूलता था। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कर संग्रह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की नागरक किसे कहा जाता है? कह रहे मौर्यकालीन नगर प्रशासन में नागरक किसे कहा जाता है? तो देखिए, नागरक शहर के प्रशासन, स्वच्छता और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, ठीक ना। मौर्य काल में जो नागरक था वह प्रशासन, स्वच्छता और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर का अध्यक्ष को, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 13 है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो अशोक का धम्म था उसमें सहिष्णुता, अहिंसा, दया और नैतिक आचरण पर यह आधारित था, ठीक ना। नैतिक आचरण पर आधारित था, इसका मतलब है नैतिक मूल्यों का प्रचार कर रहा था, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मूल्यों का प्रचार अशोक के धम्म में इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 14 है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? देखिए, जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य द्वारा लिखा गया था ना। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में कर, गुप्तचर, सेना आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीति व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी, राजनीति व अर्थव्यवस्था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, गुप्तकालीन प्रशासन में उपरिक कौन था? उपरिक का मतलब क्या होता है? यह प्रांत होता है, ठीक ना। उपरिक जो भूमि भुक्ति होता है यह प्रांत का प्रमुख होता है, इसलिए प्रांत का प्रमुख कहलाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रांत का शासक, ऑप्शन नंबर बी। उपरिक का मतलब होता है यह प्रांत का प्रमुख जो होता है उसे ही उपरिक बोलते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16, गुप्त काल में भूमिदान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए, तो इसमें गुप्त काल में जो भूमि दिया जाता था इससे ब्राह्मणों व मठों को जो भूमि दान देने से धार्मिक व शैक्षणिक जो गतिविधियां क्या होती थी? बढ़ती थी, ठीक ना। जिसके कारण भूमि दान देते थे लोग, तो धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण करने के लिए भूमि दान करते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण करने के लिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो देखिए, गुप्त काल में मनुस्मृति और
धर्मशास्त्र न्याय का आधार था, ठीक ना। मनुस्मृति और धर्मशास्त्र ही न्याय का आधार था। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र और परंपरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको क्या कहा गया है। तो देखिए जो स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल को में उसको दिनार कहा गया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी दिनार। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस काल की प्रसिद्ध कला का उदाहरण है। अभी हम क्वेश्चन बताए थे पहले, उसमें अजंता की गुफाओं का वर्णन किए थे। तो इसमें क्या होगा, अजंता की जो गुफाएं है वह गुप्त काल में बनी थी, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल की एक प्रसिद्ध कला है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, स्कंदगुप्त का मुख्य संघर्ष किससे था। तो देखिए स्कंदगुप्त ने हुड़ आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी, ठीक ना। जो स्कंदगुप्त थे हुड़ी जो थे हुड़ आक्रमण, उससे क्या किए थे, यह गुप्त साम्राज्य की रक्षा किए थे। इनका तो जो मेन संघर्ष था यह हुड़ों से था, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, मौर्यकालीन प्रशासन में सन्निदाता का क्या कार्य था। तो देखिए जो सन्निदाता जो होता है उस समय का राजकीय भंडार और कोषागार का प्रभारी अधिकारी था, ठीक ना। सन्निदाता कौन थे उस समय मौर्य काल में, यह राजकीय भंडार और कोषागार का प्रमुख अधिकारी था, ठीक ना। और जबकि समाहर्ता क्या थे, कर संग्रह करते थे, मतलब कर वसूलने वाला काम करते थे, ठीक ना। तो देखिए सन्निदाता का मतलब राजकोष का प्रबंधन था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, अशोक के अभिलेखों में देवाना प्रिय शब्द का अर्थ क्या है। देखिए अशोक जो थे वह स्वयं को क्या कहते थे, देवाना प्रिय दर्शी कहते थे, ठीक ना। तो इसलिए इनका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब यह देवताओं का प्रिय को देवाना प्रिय कहा गया है। अशोक स्वयं देवाना प्रिय प्रियदर्शी कहते थे। तो इसलिए इनका जो सही आंसर हो जाएगा देवताओं का प्रिय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, मौर्यकालीन ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो देखिए मौर्य काल के समय में जो ग्राम प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी वह ग्राम थी, ठीक ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका जो प्रमुख होता था ग्रामिक होता था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, गुप्त काल में अग्रहार शब्द का संबंध किससे है। तो देखिए अग्रहार का मतलब होता है ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान को कहा जाता है, ठीक ना। जो ब्राह्मणों को भूमि दिया जाता था वह कर मुक्त भूमि दिया जाता था, उसी को अग्रहार कहा गया, ठीक ना। तो भूमि दान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी। तो देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति थी वह गुप्त काल में संस्कृत का एक राजकीय भाषा बनाने के लिए दर्शाता था, ठीक ना। तो इसलिए यह संस्कृति थी, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग प्रशस्ति एक संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 26 है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। तो देखिए भुक्ति का मतलब अभी हम बताए हैं, उसमें क्या थी गुप्त काल में, प्रांत था ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भुक्ति मतलब प्रांत, और इसका शासक कौन था, उपारिक होता था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी यह पाटलिपुत्र थी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 28 है, गुप्त काल में
किस विद्वान ने कामसूत्र की रचना की? तो देखिए, गुप्त काल में जो वात्स्यायन गुप्तकालीन विद्वान थे जिन्होंने रचना की थी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन। प्रश्न नंबर 29 है, मौर्यकालीन सेना के बारे में जानकारी किस स्रोत से मिलती थी? तो देखिए, जो मौर्य काल में जो सेना की जानकारी मिलती थी वह इंडिका में लिखी गई है, ठीक ना। इंडिका में यह मेगनस्थनीज के द्वारा मौर्य सेना का विस्तृत वर्णन किया गया है इंडिका में। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। प्रश्न नंबर 30 है, गुप्त काल में नगर श्रेष्ठी कौन होता था? तो देखिए, गुप्त काल में जो नगर श्रेष्ठी होता था वह व्यापारी संघ का नेता, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यापारी संघ का नेता होता था। अब देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, इसमें कथन और निष्कर्ष मतलब एजर्सन और रीजन से है। तो आइए देखते हैं। 21 में एजर्सन मतलब कथन कर रहा है, अशोक के धम्म का उद्देश्य साम्राज्य की एकता बनाए रखना था। रीजन क्या है, कारण क्या है, अशोक के धम्म के माध्यम से नैतिक आचार संहिता और संयुक्तता का प्रचार किया। तो देखिए, जो धम्म में अशोक के धम्म में नैतिक सिद्धांतों से जो सामाजिक साम्राज्य था उसको एकता और मजबूती बनाई गई थी, ठीक ना। और दूसरा क्या, ये बात तो सही है, फिर अशोक के धम्म के माध्यम से नैतिक आचरण और संहिता का प्रचार किया गया, ये भी बात सही है। तो कथन ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 32 है, कथन कर रहा है मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था और निष्कर्ष क्या है, रीजन है प्रांतों का प्रशासन स्वतंत्र शासकों द्वारा किया जाता था। तो देखिए, जो प्रांतों का प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था, ये बात तो सही है, ये केंद्रित था, लेकिन रीजन क्या कह रहा है, प्रांतों का प्रशासन स्वतंत्र शासकों द्वारा किया जाता था। नहीं, यह प्रांतों का जो प्रशासन करता था वह ऊपरिक करता था, ठीक ना, ऊपरिक अधिकारी था वह करता था। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, तो ए सही और आर गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, गुप्त काल में भूमिदान व्यवस्था में सामंतवाद को बढ़ावा दिया जाता था। ये बात तो सही है, क्योंकि गुप्त काल में जो भूमिदान व्यवस्था होती थी सामंतवाद को बढ़ावा दिया, ठीक ना, ये बात सही है, सामंतवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा है, कथन का निष्कर्ष क्या कह रहा है, भूमिदान से स्थानीय अधिकारियों की शक्ति बढ़ी, ये भी बात सही है। जो भूमिदान हुआ तो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी थे उनकी शक्ति भी बढ़ी थी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजय नीति का वर्णन करती है। सही बात है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का विजय नीति का वर्णन किया गया है ना। दूसरा है हरिशेर, सही, यह हरिशेर द्वारा संस्कृत में रचित है, सही बात है, ये हरिशेर ही ने किए थे। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा, ए और दोनों तो सही है, लेकिन पर आर व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है ये भी हम समझा रहे हैं। जो संस्कृत में रचना हुई थी उससे यह नहीं होगा कि मतलब संस्कृत में रचना होने से विजय नीति का कारण होता है, ठीक ना, उसी से विजय प्राप्त हुई है, संस्कृत में रचना करने से नहीं।
इसलिए कारण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 है। एजर्सन कह रहा है कथन गुप्त काल में नगरों का पतन होने लगा। देखिए सही बात है, गुप्त काल में क्या हुआ, नगरों का पतन होने लगा था, क्योंकि कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी और जो भूमिदान से व्यापार व नगर का जीवन प्रभावित होने लगा था, ठीक ना। और दूसरा कह रहा है भूमिदान व्यवस्था से व्यापारिक गतिविधियां कम हुई, ये भी बात सही है, ठीक ना। तो इसका जो व्याख्या भी कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए संधिदाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, ये बात सही है। समाहर्ता मतलब ये कर संग्रह वाला बात थी, ये भी बात सही है। उपारिक जो था ये क्या था, यह प्रांत का शासक था, ठीक ना। भुक्त था, तो इसलिए ग्राम प्रमुख नहीं था। नगरक या नगर प्रशासक, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नहीं जो था ये वाला, ऑप्शन नंबर सी है, यह नहीं था, ठीक। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। उपरिक कौन था, ये प्रांत का शासक था। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में कौन सा कथन अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में गलत है। देखिए वे प्रशासनिक अधिकारी थे, बात सही है, वे प्रशासनिक अधिकारी थे। उसमें वे नैतिक उपदेश देते थे, ये भी बात सही है। वे संस्कृत भाषा में है, भाई नहीं हो, संस्कृत भाषा में नहीं है, किसमें थे है, प्राकृतिक भाषा में है, ठीक ना। ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक भाषा या पाली भाषा भी कहते हैं। वे ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में, ये बात सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न नंबर 38 है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का प्रमुख आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए विशाल साम्राज्य, बात सही है, विशाल साम्राज्य था। देखिए विशाल साम्राज्य था, लेकिन स्वर्ण युग कहने का ये अधिकार नहीं माना जाएगा। करों का अधिकता ये भी नहीं होगा। सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उत्कृष्टता, ये सही हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में सांस्कृतिक और बौद्धिक जो उत्कृष्टता थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक ना। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासनिक विकास के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 को, निम्न में से किसे मौर्यकालिक स्रोत नहीं माना जाता है। करा निम्न में से कोई किसे मौर्यकालीन स्रोत नहीं माना जाता। तो देखिए अर्थशास्त्र था, उसमें मौर्य काल के समय में इंडिका भी लिखी गई थी, और अशोक के अभिलेख भी मौर्य काल में ही थे। लेकिन ये प्रयाग प्रशस्ति जो है यह गुप्त काल की है, ठीक ना। तो इसलिए यह स्रोत नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 40 है, सीटेट दृष्टि से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो देखिए तो जो सीटेट की दृष्टि से है, अवधारणात्मक समझ व स्रोतों का ज्ञान जरूरी है, ठीक ना। सीटेट कहता है कि अवधारणा और जो ज्ञान होता है उसका स्रोत जो है वह बहुत ज़रूरी होता है। जिस मतलब अवधारणा का मतलब होता है कारण, परिणाम और स्रोत आधारित जो भी है उसको जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।